गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट तुमने नोटिस किया होगा ज्यादातर थियोरिटिकली है और कल हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था उससे रिलेटेड। कोशिश करना उसको कंप्लीट कर लो नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक चेक होगा। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि ज्यादा सारा हमारा सारा का सारा डाटा कहाँ पे लाई करे, सेंट्रल पे। देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स आर कंफ्यूजिंग टू माइंड. It is also difficult to analyze them. In order to reduce the complexity of data, to make them comparable, it is essential that various figures which are being compared are reduced to one single फिगर ईच। जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे फिगर्स होंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम डाटा को एनालाइज करने के लिए उसको एक फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अब हमने पूरे कॉलेज का वो करना है, सर्वे करना है, तो और ये देखना है कि हाइट वगैरह, हाइट गर्ल्स की हाइट 5 फुट से ऊपर है कि 5 फुट से नीचे है। तो हम क्या करेंगे, पूरी एक क्लास का किया डाटा कंप्लीट, फिर उनका मीन निकाल लिया, तो मुझे पता लगा कि इस क्लास का इतना निकला। ऐसे ही मैंने तीन सेक्शन से बीएससी के फर्स्ट ए बी सी तीनों का निकाल लिया, फिर तीनों का दोबारा मीन निकाल लिया। उससे क्या हुआ, मुझे ऊपर से डाटा मिल गया कि इन क्लास का इतना है। तो मुझे पूरे कॉलेज का करने के लिए मैं अब एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं उन सबका मीन निकाल के एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही करते करते हम क्या करते हैं, बड़े डाटा को एक छोटे फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, इफ अ क्लास, अब वही बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल कॉलेज का दे दिया और फिर 100 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम क्लास, ऐसे अनदर कॉलेज के बच्चों को भी कंपेयर किया। तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग मीन निकाल के और दोनों को बता देंगे कि किस में से सबसे ज्यादा है। तो इसमें लिखा है, इफ टू सीरीज रिलेटिंग टू दीज मार्क्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं हर सीरीज को एक सिंगल फिगर में कर लूं तो वो इजीली कंपेरेबल भी हो जाएंगे और अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। लेकिन अगर सारे के सारे 100 बच्चों को 100 से कंपेयर करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, इतने सारे डाटा को हम सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं और डाटा थोड़ा कंपेयर करना भी आसान हो जाता है और अंडरस्टैंड करना भी। द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। तो वही बता रहा है कि एक सिंगल फिगर जो पूरे डाटा को डिनोट कर रही है वो कौन है, एवरेज। एवरेज तुमने पढ़ा ही है, एवरेज निकालो या मीन निकालो। एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो तुम ये थोड़ा वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। इसने क्या बोला कि एवरेजेस को कभी कभी हम क्या कहते हैं, कभी क्या कि ज्यादातर हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन। ये दोनों वर्ड्स एवरेजेस की जगह यूज हो सकते हैं। फिर आगे एवरेज का मतलब बता रहा है, एक एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे डाटा ऑफ फिगर को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डाटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। पूरे सीरीज है उन सबका डिनोट करना है, तो वो क्या करेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 3 बच्चों की हाइट है तुम्हारे, जैसे ए बी सी, इन तीनों का वेट गिवन है, एक का 48 है, एक का 42 है और एक का 54 है। तो अब क्या करेंगे, 3 बच्चों का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इन सबका टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 3। तो ये क्या निकल जाएगा, तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा। अगर 5 हो तो जो जिन चीज को कंपेयर करें उन सबका सम और नीचे 5 आ जाएगा। तो वही यही बोल रहा है, एवरेज को हम कैसे लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स एक सिंगल वैल्यू जो और जो आंसर आएगा ना उसका उसी रेंज में आएगा। अब जैसे मैंने ये जो तुम्हारा डाटा लिया था 3 का, अब इनको एड अप करके देखो, इनका जो डाटा आंसर आएगा ना वो बिल्कुल मतलब उसी रेंज में आएगा। 90 + 54/3, इसको 3 से डिवाइड करो, 4 48 आ गया। अब 48 देखो इसी की रेंज में है, एवरेज क्या निकाला, इसी के आसपास निकालेगा, विद इन द रेंज। तो सच एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डाटा एंड इट इज देयर फॉर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि भाई उन्हीं के सेंटर में है, उन्हीं के रेंज में है। डेफिनेशन, फिर वही डेफिनेशन दे रखी है, तुम इनमें से कोई एक याद रख लेना, तुम्हारे पास बुक्स तो है ही, और कोई जरूरी नहीं है सेम बुक को जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, बिजनेस स्टैट्स की कोई भी बुक ले सकते हो, ये टॉपिक्स तो सेम ही पाएंगे ना सब में, तो कोई जरूरी नहीं है इनका तरीका। तुम्हें पेपर में रिप्रेजेंटेशन अपनी खुद की रखनी है, कैसा भी, ये नहीं कि बुक जैसा लिख दो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज बना के लिखो, आसान नहीं लगेगी। द मेन पर्पज ऑफ एवरेजेस इज टू रिप्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रो डाटा। द रो डाटा में बी कॉम्प्लेक्स, जो रो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। रो डाटा मतलब क्या हो गया, जो तुमने अभी अभी कलेक्ट किया है, वो डाटा को ना तो तुमने अरेंज किया, तो वो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अनऑर्गेनाइज होता है। तो हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए कि वो क्या करता है, एवरेज ना उस रिड्यूस कर देता है, क्या लिखता है,
reduces a mass of data into a single typical figure. Average reduces the mass of data into a simple typical figure. It enables one to draw a general conclusion about the characteristics of the phenomena under the study. अब वो यही बोल रहा है कि एक बहुत सारा जो रॉ डाटा था, मैं चाहूँ ना इस पेज के ये जो पेज है पूरा, इसको मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकती हूँ, जैसे ये तो हमारा थियोरी है, लेकिन एवरेज में क्या होता है, सारा मैथमेटिकल काम होता है, वहां पे हम कई सारे रो डाटा को इकट्ठा करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और कंपेयर करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। अब जो ये पॉलिसीज बनाता है गवर्नमेंट, तुमने पढ़ा होगा इंश्योरेंस की भी पॉलिसी बनती है, तो सारी चीज होती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से निकालता है। एक एनपीएस सिस्टम भी है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो सब जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, उसकी वजह उसमें एवरेज जो है वो बहुत हेल्प करता है। ऐसी बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक एनालिसिस, स्टेटिस्टिक एनालिसिस मतलब तुम स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे ना, उसमें भी एवरेज का बहुत मेन बेस होता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स secured by the students of a class in their different subjects, one can easily analyze the general interest of the student in different subjects. Representation of the universe. एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा। वो क्या कह रहा है, एवरेज ना पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और पूरे स्टेटिस्टिकल डाटा को भी। अकॉर्डिंगली एवरेज हेल्प इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। यूनिवर्स का मतलब ये नहीं है पूरा यूनिवर्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, कोई भी बड़ा सेट है। अब मैं कह रही हूँ पूरा कॉलेज एक तरह से यूनिवर्स का काम करेगा, इसका पूरा कुछ भी सर्वे, कुछ भी रिजल्ट निकालना है तो तुम एवरेज निकालते हैं। तो ये नहीं बोलते हैं, जैसे तुम स्कूलों में भी जब स्कूल के पैम्पलेट्स छपते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि 90% स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, 90% स्टूडेंट्स स्कोर अबव 90। तो वो ये है, क्या होता है, वो मीन निकाल देता है, एवरेज निकाल देता है सबका, और वो रिप्रेजेंट कर देता है पूरे होल स्कूल को। ऐसे ये क्या कह रहा है, होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। गुड एवरेज क्या होता है, वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इजीली कंप्यूट कर पाओ। मतलब ये नहीं है कि अगर वही डाटा हमारे पास 1000 लोगों का इकट्ठा दे दिया तो उसका एवरेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो इजीली कंप्यूट हो जाए, वो गुड एवरेज कहलाता है। यूनिकली डिफाइंड हो, ये नहीं कि 2 2 3 3 एवरेज निकाल रहे हो, एक ही निकलेगा। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और कोई ऑब्जर्वेशन तुमने छोड़ी नहीं है, सभी को लोगे तुम। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे यहाँ पे कह दो, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 42, यहाँ पे 54। अब मैंने एक स्टूडेंट और ले लिया 100 वेट है जिसका। एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो गई, एकदम से डाटा बहुत इंक्रीज हो गया या एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो तुम्हारा जो एवरेज है ना उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मैंने क्या किया, इन सबका एड अप करना है ना, प्लस 100 और कर दो, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 4 क्वांटिटीज हो गई और सबका वेट। तो 144 प्लस 100 बाय 4 कितना आएगा, ये 244 बाय 4। अब इसको डिवाइड करोगे तो 61 आ गया। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, 100 को छोड़ के 61 आसपास ही आ गया ना। तो ये यही बोल रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे बहुत कम डिपेंड करता है, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। अनड्यूली अफेक्टेड मतलब वो नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड, तो वो क्या कहता है, वो गुड एवरेज कहलाता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट। और जो तुमने आंसर निकाला है, ऐसा मत निकालो आंसर कि आगे तुम उसको यूज ना कर पाओ। तो इसने बोला है कि वो कैपेबल होना चाहिए आगे उसके ऊपर और मेथड्स लगाने के लिए, आगे और कैलकुलेशन कुछ करना है उनके लिए। फिर टाइप्स ऑफ एवरेजेस क्या होता है, ये मेन टॉपिक है। अब तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, और देखो एक तो आता है ये मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा बोल रहा है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या है, जिनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे मीडियन हो गया, मोड हो गया। अब मैंने कहा कि इस क्लास का मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटीज दे दी, इस क्लास का मीडियन मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ जो मिड में है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस क्या ये वाली क्वांटिटी इन सब पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। पोजिशनल एवरेज कौन होता है, जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और पूरे डाटा पे डिपेंड नहीं करते। जबकि जो मीन है, मीन में देखो जैसे ये 100 ऐड किया मैंने, तुम्हारा पहले 48 आंसर आ रहा था, अब 61 आ गया। तो ये जो क्वांटिटी है, जो हमारा मीन है, वो सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो उस पर वो यही बोल रहा है कि जो हमारा मीडियन, आगे तुम यही पढ़ोगे, डिफरेंस बिटवीन मीडियन, मॉड एंड मीन। जो मीडियन और मोड होते हैं वो सिंपल अपनी ऑब्जर्वेशन पे, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये पोजिशनल होते हैं। जबकि मीन होगा या जितना भी अर्थमेटिक मीन कह लो, सिंपल मीन, सिंपल जो मीन है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो पूरे के पूरे डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो पोजिशनल एवरेजेस में कौन कौन आता है, मीडियन और मॉड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन, ये तुम देख लेना, ये वैसे ही ग्राफ बना रखा है। एवरेजेस दो टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल के अंडर मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है, और पोजिशनल के अंडर मीन, मीडियन और मॉड आता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो ज्यादातर हमेशा वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन। मैं हर बारी एवरेज की जगह मीन बोल रही हूँ क्योंकि वो जनरली क्या कहलाता है, मीन ही कहलाता है। तुम्हें अच्छे से समझना है मीन कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे के सारे सेमेस्टर्स में जब भी तुम स्टैट्स पढ़ोगे तुम्हें मीन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में, ज्यादातर हर क्वेश्चन में मीन निकलता है तुम्हारा। अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते हैं, इट इज अ वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। सारी आइटम्स को ऐड कर दो सीरीज के और उनको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। अभी बताया मैंने, वेट को ऐड किया सभी का और डिवाइड बाय जितने स्टूडेंट्स हैं उनको। अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन बहुत कम यूज होगा, तुम्हें सिंपल अर्थमेटिक मीन ही ज्यादा यूज होगा, लेकिन तुम्हें आना दोनों मेथड चाहिए। वेटेड अर्थमेटिक मीन के अब तरीके आएंगे। देखो अब तुम तीन टाइप की सीरीज पढ़ोगे, एक आएगी इंडिविजुअल सीरीज, पहले आ चुका ये टॉपिक भी, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में आया था। नेक्स्ट आएगा डिस्क्रीट सीरीज, और एक आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज तुम्हें पता ही है, जिसमें इंटरवल्स टाइप ऐसे होते हैं, इन सब में जिन जिन में ग्रुप्स आते हैं ऐसे, वो क्या कहते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, तुम्हें ना टेबल गिवन होती है फ्रीक्वेंसी और एक्स की, कि 0 पे 2 है, 3 इस पे 1 पे 3 है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल डाटा गिवन होता है, 48, 49, 50। अब इन सब में देखो, इन डाटा में मैंने कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स मान लो, सबके वेट गिवन है, ठीक है, 54, 55, 90, 91 जो भी है, ये वेट गिवन है। तो अब क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज वाले क्या करेंगे, जिन बच्चों के 48 मार्क्स, अब यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, अगर मैं 48 कर दूं यहाँ पे एक और, तो कितने बच्चे ऐसे जिनके 48 है, वेट 2 बच्चे निकले यहाँ पे से, 49 के कितने हैं 1, तो ये हमारी जो सीरीज कन्वर्ट होगी वो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूस में करना है तो ऐसे कितने बच्चे जिनके वेट 45 से 50 के बीच में है, तो तुम काउंट कर लोगे 1, 2, 50 को हमेशा अपर वाले में लेना होता है, 3, तो 3 स्टूडेंट्स मिले। 50 से 55 के बीच में कितने मिले, तो वो सब ऐसे, ये वाला डाटा हो गया, ग्रुप डाटा भी बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज और इसको बोल देते हैं इंडिविजुअल। अब 3 सीरीज है तो तीनों के अलग अलग मेथड होंगे, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस में। मीन कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जो भी क्वांटिटी दे रखी है उन सबका एडअप करो बाय एन, ये जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पे 4-5 जितने भी बच्चे हैं उन सबको सीधा ऐड करो, डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटीज है 5, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। जब ऐड कर रहे हो, ऐड को हम क्या डिनोट करते हैं, समेशन से, तुमने पढ़ाई है। ये इस क्वांटिटी को x मान लिया तो इन सबका x बाय टोटल n लिख देते हैं इसके नीचे कि कितनी क्वांटिटीज है, तो ये समेशन क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन। और मीन को किससे डिनोट करते हैं, x, और ऊपर छोटा सा बार लगा देते हैं, वो क्या होता है, हमारा मीन होता है। देखो ये कर दिया यहाँ पे, कैपिटल एक्स से भी नोट कर सकते हो, स्मॉल से भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मेथड में क्या आया, x बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n। हियर x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, समेशन x क्या, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, एंड n क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं कैलकुलेशन में, जब हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने तुम्हें बताई दिया। जैसे ये डाटा दे रखा है, इसका तुम्हें क्या कह दिया, अगर मैं कहूँ मीन निकालना है तो उन सबको एडअप कर दो, डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटीज है, कितनी क्वांटिटीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 से डिवाइड कर दो इन सबका सम, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीन। देखो यही किया, समेशन एक्स से इन सबका सम डिवाइड बाय 10 कर दिया, उनका एवरेज आ गया 34। शॉर्टकट मेथड दूसरा भी है, वो अभी मैं कराऊंगी, देखो कैसे करना है। इसमें क्या किया, जब भी हमें ऐसा लगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ पे क्वांटिटीज है, इसको मत देखो, ये तो काउंटिंग के लिए वैसे ही देखो, ये 15, 20, जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो थोड़ा सा फिर भी आसान था, तुम एडअप कर पाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है 115, 120, उन सबको ऐड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए इनमें से कोई ए सेलेक्ट कर लो, जैसे थोड़ा सा आसान सा लेना, जैसे 10 का मल्टीपल 40, 50, 20, थोड़ा आसान हो जाता है, तुम 40 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने 40 ले लिया, जैसे ए मान लिया 40, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं डेविएट करना, ये शायद तुमने 12th में भी पढ़ा है। डेविएट करने का मतलब क्या होता है, उसमें से माइनस कर दो वो क्वांटिटी, x माइनस ए, x माइनस ए मतलब 15 माइनस 40 माइनस 25, करा सबको ऐसे पूरा सब ट्रैक कर दिया। अब इन सबको एडअप कर लो, इनको डी से डिनोट कर दिया, डेविएशन को किससे डिनोट कर दिया, डी से। ये तुमने 12th का 10th में भी है,
10th में भी पढ़ा ये तुम्हारा। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा 10th की बुक भी ले सकते हो, मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें भी मिल जाएगा तुम्हें। अब डेविएशन है, देखो इसमें क्या फायदा हुआ, -10 +10 से कट गया क्योंकि मुझे एड अप करना है। फिर 20 मिला, देख लो इन सब में प्लस वाली क्वांटिटीज और माइनस वाली क्वांटिटी एड अप करके तुम्हारा समेशन डी क्या आ गया, -60। डेविएशन हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। तो तुम्हारा मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तुमने क्या माइनस किया था सब में से, ए माइनस किया था ना, तो तुम्हें मीन के फॉर्मूले में ए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्लस समेशन डी जो तुमने निकाला है बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया। ये इसको बोलते हैं दूसरा मेथड, डेविएशन मेथड भी बोल सकते हैं। कभी पेपर में ये बोल दे कैलकुलेट मीन या कैलकुलेट एवरेज बाय डेविएशन मेथड, तो तुमने डेविएशन से निकाला। ठीक है, तो यहां तक तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का टॉपिक था। कल हम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे।